हेलो दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर के पीछे जो पहला वीडियो बनाया था उसके बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। आज हम सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू करते हुए आगे की बात हम करेंगे। तो देखिए, लास्ट जो क्लास थी उस लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या थे वो मैंने बताए थे, जिसमें सॉफ्टवेयर के 3 कैटेगरी बनाई थी। इसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। आज हम आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा कि मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल तथा मैनेज करने का काम करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी मैंने आपको बताया था, जिसमें एक तो था ऑपरेटिंग सिस्टम था और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके कुछ कार्य मैंने आपको बताया था। और एक बूटिंग के बारे में भी और बताया था, और बूटिंग के बारे में बताया था कि बूटिंग क्या होती है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आपकी हार्ड डिस्क से जो सेकेंडरी मेमोरी थी उससे रैम में लोड होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग 2 प्रकार की बताई थी, एक तो थी आपकी कोल्ड बूटिंग थी और एक वार्म बूटिंग थी। आज हम थोड़ा आगे बात करें तो देखिए, मैंने इसके कार्य बताए थे। कार्य में एक तो था यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। यूजर इंटरफेस किस प्रकार से आता है वो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जैसे बूटिंग की प्रक्रिया होती है तो हमारे सामने जो स्क्रीन खुलती है वो एक इंटरफेस होता है, वो हमारे लिए इंटरफेस का कार्य करता है, तो वो यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। एक था डिवाइस मैनेजमेंट। आपको मैंने बताया था कि डिवाइस मैनेजमेंट जो कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उन डिवाइसेस को मैनेजमेंट करने का, प्रबंधन करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट, हमने मेमोरी का टॉपिक पढ़ा था, उसमें बहुत सारी मेमोरी हमने बात की थी। तो जितनी मेमोरी होती है उन मेमोरी में को मैनेजमेंट यानी कौन सा प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए, किस वक्त होना चाहिए, सारी चीजें कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। उसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट, आपका डिवाइस मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? कि मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड इन मैन मेमोरी साइमल्टेनियसली, यानी 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ आपकी मेन मेमोरी में चल रहे होते हैं, वो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। अब आपने क्या हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग चालू की, जैसे आपने गाना चला दिया, आपने मूवी चला दी, आपने MS वर्ड खोल दिया, या आपने बहुत से प्रोग्राम आपने एक साथ चला दिए। अब वो प्रोग्राम चला तो दिए, उनमें कौन सा प्रोग्राम कौन सा पहले चलेगा, ये सब डिसीजन कौन लेने का काम करता है? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके साथ ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग भी एक अच्छा कंसेप्ट है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ करना। अब क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस करने का काम आपका CPU द्वारा किया जाता है, कि जो प्रोसेस होती है उसके अंदर देखिए कि आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर देखिएगा आपने डुअल कोर, कोर टू ड्यूर, इनके नाम सुने होंगे, जिनमें आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। उन मल्टीपल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि देखिए आपने कोई भी टास्क चलाई, उस टास्क को वो चलने के लिए गई CPU के पास। अब वो CPU के पास गए तो CPU लगे आपके, मान लीजिएगा 4 CPU, जो कोर टू ड्यू आपका ये कोर टू ड्यू आता है, सॉरी क्वाड जो प्रोसेसर आता है उसमें 4 प्रोसेस लगे होते हैं। अब वो टास्क चली गई तो वो टास्क चारों के अंदर कौन सी टास्क प्रोसेसर के अंदर वो चलेगी, तो इस प्रकार का डिसीजन भी कौन लेने का काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बीच के अंदर, चेक करता है कि कौन सा आपका जो प्रोसेसर है वो आपका इस टाइम पे बिजी है या कौन सा प्रोसेसर आपका अभी खाली है। तो वो इस प्रकार से जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि फाइल क्रिएशन, जो फाइल मैनिपुलेशन होते हैं, जिनके अंदर आपका फाइल क्रिएशन होता है, आपका फाइल डिलीशन होता है, रीनेम करना होता है, ये सारे काम हैंडल कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके साथ मैंने आपको यही बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी को भी हैंडल करता है, कि कंप्यूटर सिस्टम जितने भी सिक्योरिटी वाले पोर्शंस होते हैं, सिक्योरिटी वाले पार्ट्स होते हैं, या सिक्योरिटी जो रिलेटेड होती है, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करने का काम करता है। साथ CPU शेड्यूलिंग भी करने का काम करता है। देखिए, CPU शेड्यूलिंग के बारे में बात करें तो देखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद अपने आप में एक पूरा टॉपिक होता है, पूरी किताब चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो वहाँ पे जो CPU शेड्यूलिंग होती है, कि CPU शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि CPU जो शेड्यूलिंग करता है, जो टास्क की शेड्यूलिंग होती है, कि कौन सी टास्क किस वक्त होनी चाहिए, कौन सी टास्क चलनी चाहिए, तो ये जो CPU शेड्यूलिंग होता है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बेसिकली CPU शेड्यूलिंग भी 3 तरीके की होती है। इसमें एक तो होती है आपकी
लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग और एक होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। 3 प्रकार की शेड्यूलिंग होती है जो ये बहुत अंदर से अभी तक कोई ऐसे जगह में पूछा नहीं गया है। जैसे लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर मैं बता देता हूँ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कि देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होती है, उस लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग के अंदर हम जो भी लॉन्ग प्रोसेस चलने वाली जो टास्क होती है, लॉन्ग समय तक चलने के लिए जो टास्क होती है उनको हैंडल किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म में होता है। मीडियम टर्म के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सस्पेंडेड टास्क होती है, जो भी आप सीपीयू किसी बीच के अंदर किसी टास्क को रोक दिया गया है, इस प्रकार की जो टास्क होती है उनको चलाने के लिए मीडियम टर्म होता है। और एक होता है सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या मिडिल शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो ये जो शेड्यूलर होता है जो सीपीयू इमीडिएटली किसी टास्क को एग्जीक्यूट करता है, उन टास्क को हैंडल करने का काम करता है, वो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। तो ये जो शेड्यूलिंग होती है सीपीयू के अंदर जो भी आपकी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। आपकी टास्क शेड्यूलिंग भी ये करता है, आपके मेमोरी शेड्यूलिंग भी ये करता है, आपकी सारा जो कंप्यूटर में ओवरऑल जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से किए जाते हैं। तो तभी मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इतने सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसलिए हमको इसके बगैर हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए आगे बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सुना होगा आपने टाइम शेयरिंग ओएस, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे मल्टी प्रोसेसिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स कैटेगरी में रखे गए हैं। अब देखो ये एक्चुअल में क्या कैटेगरी होती है कि ये जो इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्य को हैंडल करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस प्रकार का बैच प्रोसेसिंग को हैंडल करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो देखो पहले तो हम बात करें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि जो बैच प्रोसेसिंग होती है वो होती क्या है, होती क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो बैच से ही नाम पता चलता है। बैच का मतलब समूह होता है, यानी समूह में जो प्रोसेस करने वाला होता है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसकी एग्जैक्ट परिभाषा बात की जाए तो क्या होता है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही प्रकृति का मतलब होता है कि मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल कि आपको एक ही प्रकृति वाले, जैसे मान लीजिएगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे प्लस वाले प्रोग्राम एक जगह होते हैं, माइनस वाले प्रोग्राम एक जगह होते हैं। इस प्रकार के मान लीजिएगा एक ही प्रकृति के अलग डिफरेंस काइंड ऑफ अलग वर्ग नहीं, एक ही प्रकृति के सभी कार्यों को एक बैच बनाकर उस बैच को एक समूह के अंदर प्रोसेस किया जाता है। वो इस प्रकार के हैंडल वाले करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो आपका होता है आपका ये पेरोल सिस्टम होता है। जो पेरोल सिस्टम होता है उसके अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सभी बिजली जो बिल्स होते हैं उन बिल्स को आप आसानी से वो निकाल देने का काम कर देता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसमें सभी टास्क को एक बैच में यानी समूह में प्रोसेस किया जाता है, वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इज दैट क्लियर? अगला होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी बात करें तो देखिए नाम से ही पता चलता है, टाइम होता है और शेयरिंग होता है। टाइम समय और शेयरिंग का मतलब उसको बांटना, शेयर करना होता है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू का जो ओवरऑल टाइम होता है कि सीपीयू टास्क को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, प्रोसेस करता है, तो जितना वो टाइम लेता है
उस जो सीपीयू का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उस प्रोसेसिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे, मान लीजिएगा कि आपकी 4 टास्क गई सीपीयू के पास चलने के लिए। अब 4 में से जाएगी तो एक ही चलने के लिए, अब एक जाएगी तो बाकी 3 वेट करेगी। तो क्या होता है कि जो सीपीयू का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो एक टास्क को दिया जा रहा था उस प्रोसेसिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है चारों टास्क के अंदर। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम से पता चलता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल का मतलब होता है वास्तविक होता है, टाइम वास्तविक समय में किसी टास्क को प्रोसेस किया जाता है, वो क्या कहलाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक समय में किसी टास्क को, वास्तविक का मतलब जो उसका एग्जैक्ट टाइम होता है, उस एग्जैक्ट टाइम में उस टास्क को प्रोसेस करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कोई भी आपके कोई कार्य होती है, जैसे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं जहाँ पे उनकी रियल टाइम होती है। अब वो रियल टाइम होता है तो उस रियल टाइम में ही वो चलेगा, ना तो एक सेकेंड का मिली सेकेंड ही, न तो आगे ना पीछे होगा। तो इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जो आपके प्रोसेस कंट्रोलर्स होते हैं, आपके जो वॉचेस होते हैं, उनके अंदर जो ये होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मल्टीपल्स जो प्रोग्राम होते हैं वो जो एक साथ जो आपकी मेन मेमोरी में होते हैं, तो उनको कौन सा प्रोग्राम कौन से वक्त चलेगा, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करने वाला होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी प्रकार एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करता है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अलग अलग वितरित वाला। अलग अलग की वितरित की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिएगा कि आपने कभी देखा होगा कि कंपनीज के अंदर या कहीं ऑफिस वगैरह में कहीं पे भी आपने लैब वगैरह में देखा होगा कि आपके केवल एक ही डिवाइसेस लगा होता है, प्रिंटर, और सभी डिवाइसेस उसको शेयर करते होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे एक चीज में और क्लियर कर दूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक तो होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम और एक होता है लूजली कपल्ड सिस्टम होता है। देखिए टाइटली कपल्ड सिस्टम की बात की जाए, लूजली कपल्ड की बात की जाए, तो पहले हम टाइटली की बात की तो टाइटली कपल्ड सिस्टम बेसिक सिस्टम होते हैं जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जो एक ही मेमोरी को ही यूज करता है, एक ही टाइम उसकी क्लॉक को यूज करता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है। एक होता है लूजली कपल्ड सिस्टम। लूजली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो प्रोसेसर होते हैं जो वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे आपने एक लैब में कंप्यूटर आपने ये लगा रखा है तो आपने 10-20 कंप्यूटर लगा था, वो ये अलग सब अलग अलग जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ये आपके प्रिंटर्स को यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रिंटर्स को यूज कर रहे हैं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यही जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपका जितने भी जो डिवाइसेस होते हैं उन सबको हैंडल करने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका लैब के अंदर आपने देखा होगा कि आपका प्रिंटर एक ही लगा होता है और सभी डिवाइसेस एक को ही शेयर कर रही हैं, उसी प्रिंटर को शेयर कर रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो हैंडल करने वाला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये बेसिकली आपके ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका ये बैच प्रोसेसिंग और एक रियल टाइम शेयरिंग और एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये 3 से पूछे जाते हैं। बाकी ये मैंने आपको ये से बताया कि कल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको आसानी से कर सको। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी बातें की कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब हम आगे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आगे हम बात करें तो सबसे पहले देखिए बात करें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस से हमने जान ली कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज हम पता करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, उन एग्जाम्पल की बात करते हैं।
देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम से कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस का मतलब होता है उसका जो दृश्य होता है, जो हम दिखाई देता है, जहाँ से हम यूजर कंप्यूटर से जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, वो जो इंटरफेस होता है उस इंटरफेस के बेसिस पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। आपने नाम सुना होगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है जिसे GUI और एक होता है CUI। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसके अंदर एक तो होता है GUI और एक होता है CUI होता है, और दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है GUI और CUI के बारे में। देखिए मैंने भी क्या बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पे, इंटरफेस मतलब उसका जो दृश्य होता है, किस तरीके से वो दिखाई देता है, उस बेसिस पे जो इंटरफेसेस होते हैं उस बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है GUI और एक होता है CUI। एग्जाम में सीधी आती है इनकी फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करें GUI की, तो GUI की होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और CUI को बोलते हैं हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI को बोलते हैं हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, GUI और CUI के बारे में बात की। आगे हम बात करें तो देखिएगा इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जहां पे GUI की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसी प्रकार जो CUI होता है उसको एक नाम से और जाना जाता है, उसे बोलते हैं हम CLI, जो काफी दफा एग्जाम में पूछ ली जाती है। CUI बोल दो या CLI बोल दो। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CLI होती है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। देखिए दोनों का मतलब क्या होता है बता दो। देखिए GUI होता है, इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, यानी एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा दृश्य जहां पे आपको ग्राफिकल यानी आपको जो इमेज पिक्चर सब आपको दिखाई देते हैं, वो क्या होता है? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। एक होता है CUI, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी एक ऐसा इंटरफेस जहां पे आपको केवल कैरेक्टर्स, ब्लैक स्क्रीन, कॉन्सोल स्क्रीन, जहां पे आपको कैरेक्टर्स नजर आते हैं, वो आपका होता है CUI। यहाँ पे कोई इमेज ग्राफिक्स नजर नहीं आते। CUI को CLI बोलते हैं, इसे कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रकार के इंटरफेस में जो आपका जो जितने भी इस प्रकार के इंटरफेस को ऑपरेट किया जाता है वो कमांड के द्वारा इंटरफेस किया जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, यानी इसमें कीबोर्ड जो कमांड्स होती है उन कमांड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें बेसिकली माउस का प्रयोग नहीं होता है। माउस का प्रयोग के लिए ग्राफिकल इंटरफेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसको कमांड लाइन इंटरफेस बोल दो या CUI बोल दो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोल दो, दोनों आपके होते हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के टाइप्स थे, जो इंटरफेस थे, जो आपके दो तरीके के इंटरफेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आगे बात करें तो एक और क्वेश्चन बनता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम से। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कार्य, इसके बारे में हमने बात कर ली, कार्य कौन से होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आपने देखे होंगे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें एक तो आता आपने नाम सुना होगा MS विंडोज। MS विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो आपका विंडोज होता है जो हम यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा MS DOS। MS DOS होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो MS DOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS को क्या बोलते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसी प्रकार एक आता है, इसका नाम होता है लिनक्स, एक आता है यूनिक्स, एक आता है आपका, आपने नाम सुना होगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड भी आपका जो सेल फोन वगैरह में देखा होगा आपने यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड भी क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसी प्रकार आपने और बात की जाए तो एक आता है मैकओएस, मैकिन्टोश, एक होता है आपका iOS, एप्पल के अंदर होता है iOS, एक होता है आपका क्रोमियम होता है। ठीक है,
एक होता है आपका विस्टा, वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है, इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आ जाता है विस्टा। इसके बाद में आगे बात करें तो आपका क्रोमियम हो गया, विस्टा हो गया, मैक ओएस है, लिनक्स हो गया, आपका एमएस डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया, एक होता है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें। और भी हमें एक सोलोरिस होता है, सोलोरिस, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर आता है। और बात की जाए तो एक बॉस नाम से आता है, जो इंडिया का ही बना है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन नाम से आता है, बॉस होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखिए क्या होता है कि आपको जरूरी नहीं यही ऑप्शन में मिले, इनके अलावा और भी कोई ऑप्शन में आ सकते हैं। ऑप्शन में क्या आ सकते हैं देखिएगा कि जो एमएस विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1975 से समथिंग 1978 या 75 के समथिंग इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो वहाँ से लेके अब तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने अभी तक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं, तो उनमें देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने वहाँ से लेके यहाँ तक विंडोज़ लॉन्च किया है, तो विंडो के जो कि काफ़ी वर्जन लॉन्च किए गए। तो एग्जाम में वर्जन भी आ सकते हैं कि भाई आपसे पूछे निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, कोई सा वर्जन डाल दिए तो वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके जो वर्जन बात करें, तो वर्जन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उस विंडोज़ के वर्जन थे देखिएगा कि पहला था विंडोज़ 1.0, उसके बाद वो विंडोज से 2.0 आया था, उसमें 2.03 आया था। तो ये सारे के सारे आपके डॉस बेसिस पे थे, प्रॉपर्ली सक्सेस नहीं होती। उसके बाद में आया था विंडोज 3.0, ये काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ था, जो चला भी था। तो विंडोज 3.0 होता है, 3.1 भी आ गया था। उसके बाद में एक था एंटी आ गया था, विंडो एंटी, जिसे बोलते हैं हम न्यू टेक्नोलॉजी, विंडो एंटी, जिसे न्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं, 1993 के अंदर था। उसके बाद में था विंडो 95 था, विंडो 95 भी आया था। उसके बाद में एक विंडो 98 था, 98 में आया था। उसके बाद है विंडो एमई, जो 2000 के अंदर बना था, मिलेनियम एडिशन के नाम से आया था, एमई था। उसके बाद में एक था 2000, विंडो 2000 भी आया था। उसके बाद में एक था 2003, जो विंडो 3 सर्विस पैक 3 के नाम से आया था, वो विंडो 3 था। उसके बाद में एक था आपका वैसे विंडो एक्सपी था, एक्सपीरियंस जो एक्सपी होता है, एक्सपीरियंस के दो मॉडल थे, एक तो होम एडिशन था, एक मीडिया सेंटर के नाम से, एक एक्सपी के नाम से आया था। उसके बाद में हम बात करें तो एक्सपी के बाद में आपका आया था 7 आ गया था, विंडो 7 था। वैसे विस्टा भी इन दिनों के अंदर ही था, विस्टा था, 7 था। 7 के बाद में था 8 था, 8 के बाद में एक आया था 8.1 के नाम से भी आया था, और एक था विंडो 10। ये सारे के सारे क्या होते हैं, विंडो के एग्जाम्पल होते हैं। तो एमएस विंडोज़ के आपके वर्जन पूछे तो वर्जन सारे के सारे वर्जन मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखिएगा एमएस विंडोज़ होते हैं, उसकी प्रकार से लिनक्स के भी खूब सारे वर्जन होते हैं। लिनक्स भी काफ़ी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये सिक्योरिटी पर्पस से सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और जितने भी आपके मल्टीमीडिया कंपनीज होती हैं, वहाँ पे लिनक्स का प्रयोग किया जाता है। लिनक्स क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेटर होता है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ में यहाँ पे कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वायरस ही नहीं आते हैं इनके अंदर। इस लिनक्स के बारे में बात करें तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके भी काफ़ी वर्जन यूज़ किए गए थे। इसके अंदर आपका रेड हैट होता है, आपका नोपोइक्स होता है, आपका रेड हैट है, नोपोइक्स है, एक फेडोरा नाम से है, ये एक होता है आपका फेडोरा के बाद में एक और आता है आपका उबंटू होता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, लिनक्स के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिनक्स से, इसे ये भी आ सकता है। एक जेनिक्स नाम से भी था, तो जेनिक्स हुआ, फेडोरा हुआ, रेड हैट हुआ, उबंटू हुआ, ये सारे के सारे लिनक्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये यहाँ से दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपके सामने है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम
सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जहाँ पे हम भाषाओं के बारे में हम बात करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।